शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। पी चिदम्बरम एक बार फिर देश के वित्त मंत्री बन गए हैं। करीब एक महीने तक वित्त मंत्रालय संभालने के बाद आखिर प्रधानमंत्री ने इसकी जिम्मेदारी अपने पुराने भरोसेमंद साथी चिदम्बरम को दे दी है। चिदम्बरम यूपीए सरकार के पहले कार्यकाल में भी वित्त मंत्री थे, लेकिन मुंबई हमलों के बाद उन्हें गृह मंत्रालय सौंप दिया गया था। तब से प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्रालय संभाल रहे थे, लेकिन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने के बाद मुखर्जी ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद पीएम खुद वित्त मंत्रालय को देख रहे थे। चिदम्बरम के वित्त मंत्री बनने के बाद अब गृह मंत्रालय एक बार फिर महाराष्ट्र के पुराने कांग्रेसी नेता सुशील कुमार शिंदे को मिल गया है। शिंदे अभी तक ऊर्जा मंत्री थे और पिछले 2 दिन के बिजली संकट से निपट रहे थे। कॉर्पोरेट अफेयर मंत्री वीरप्पा मोइली को ऊर्जा मंत्रालय का अब अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। हालांकि मानसून सत्र के बाद एक बार फिर मंत्रिमंडल में बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है। और चिदम्बरम के वित्त मंत्री बनने को इंडस्ट्री और शेयर बाजार किस तरह से देख रहा है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं गोदरेज ग्रुप के चेयरमैन और सीआईआई के प्रेसिडेंट अदी गोदरेज, फिक्की के जनरल सेक्रेटरी राजीव कुमार और बिजनेस स्टैंडर्ड के एडिटर इन चीफ ए के भट्टाचार्य। तीनों का ही स्वागत है शो में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे गोदरेज साहब, चिदम्बरम को वित्त मंत्री बनाने के मनमोहन सिंह के फैसले को आप कैसे देखते हैं? मिस्टर चिदम्बरम काफ़ी एक्सपीरियंस्ड फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं। इस टाइम में हमें एक्सपीरियंस्ड फाइनेंस मिनिस्टर की ज़रूरत थी, तो इसलिए मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर ने श्री चिदम्बरम को अपॉइंट किया है। भट्टाचार्य साहब, क्या आपको नहीं लगता कि कुछ वक्त के लिए और मनमोहन सिंह को ही वित्त मंत्रालय का काम देखना चाहिए था, या आप मानते हैं कि हालात ऐसे हो गए हैं कि प्रधानमंत्री चाहकर भी अब कुछ नहीं कर पाते और इसीलिए ये जिम्मेदारी अब उन्होंने चिदम्बरम को दे दी है? नहीं, मैं ये नहीं मानता। मेरा मानना ये है कि एक जो अर्थ मंत्रक जो है उसके लिए एक पूर्ण रूप से एक अर्थ मंत्री होना चाहिए और प्रधानमंत्री एक ओनली टेम्पोररी स्टॉप गैप अरेंजमेंट हो सकते हैं। तो जो जब शुरू में जो लोगों ने कहा था कि ये प्रधानमंत्री को ही रखना चाहिए, मेरे हिसाब से ये गलत डिसीजन होता है। हालांकि अगर प्रधानमंत्री अगर रह जाते तो उनका भी रेपुटेशन का इम्पैक्ट होता, पर मेरे ख्याल से एक महीने में जिसने एक महीने में हमने देखा कि 2-3 डिसीजन लिए गए थे, जैसे गार्ड पैनल सेटअप किया गया, वो ठीक डिसीजन थे, पर हमें लगता है कि वो उस डिसीजन के पीछे भी चिदम्बरम साहब का भी हाथ था, क्योंकि जो लोग ये गार्ड पैनल के चेयरमैन जो हैं, ये पार्थसारथी सोम साहब और या आप देख रघुराम राजन की बात की जा रही है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के नाम में। सो सारे जो टीम जो आ रहे हैं, अरविंद मायाराम साहब जो आ रहे हैं जो एज ए इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी के हिसाब से, वो लगता है कि चिदम्बरम साहब का ही टीम है वो। सो मेरे ख्याल से सरकार ने काफ़ी पहले निर्णय ले लिया था कि चिदम्बरम साहब ही आएंगे, तो अब ऐन वक्त में पार्लियामेंट सेशन के 2-1 दिन पहले उन्होंने निर्णय ले लिया है। वो मुझे लगता है कि ये पार्ट ऑफ द ओवरऑल प्लान था, तो वही हो रहा है जो हमने सोचा था। गोदरेज साहब, चिदम्बरम जी पहले भी वित्त मंत्री रह चुके हैं। अब उनके पिछले परफॉर्मेंस को देखते हुए उनसे क्या उम्मीद की जानी चाहिए? क्या आपको लगता है कि फैसला लेने में तेजी आएगी? मैं समझता हूं कि तेजी आएगी, रिफॉर्म प्रोग्राम में तेजी आएगी और इससे जीडीपी ग्रोथ में वापस एक्सेलरेशन आ जाएगा। हाँ, भट्टाचार्य जी, चिदम्बरम को लोग एक बड़े फैसले लेने वाले मंत्री के रूप में देखते हैं। आपको क्या लगता है कि अब सुधारों की रफ्तार बढ़ेगी, तेजी आएगी इसमें? देखिए, डिसीजन में तो काफ़ी रफ्तार बदलेगी। चिदम्बरम साहब जाने जाते हैं कि वो ग्रोथ हॉक है, वो ग्रोथ के बहुत पुजारी हैं। वो कहते हैं, उनका मानना यह है कि वो ग्रोथ से ही देश की जो गरीबी है वो मिट सकती है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं हम। तो मुझे लगता है कि वो ग्रोथ के ऊपर काफ़ी जोर देंगे, जिससे कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर काफ़ी इंटरेस्ट हो, काफ़ी एम्फेसिस आए, वो देखेंगे। और अगर वो अगले बजट जब पेश करेंगे तब हमें ये देखना होगा कि वो और कौन से नए कर लाएं, उसके ऊपर काफ़ी हमें देखना होगा, क्योंकि वो नए कर लाने में काफ़ी माहिर है। उनके अगर पुराने आप जब अर्थमंत्री थे 2004 से 2008 तक, तो आप देखेंगे उसी साल में उन्होंने 3 नए कर लाए थे। वो फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, कैश विड्रॉल टैक्स और कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। और अगर उससे पहले का भी अगर आप देखें 1996 से 98 तक, जब वो अर्थमंत्री रहे यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट पे,
उस टाइम भी वो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स लाए। तो वो जब नए इनोवेटिव टैक्स लाने में काफ़ी माहिर हैं, तो हम ये भी आशा कर सकते हैं कि अगले बजट में जब आएगा तो ये चिदम्बरम साहब कुछ नया तरीका सोचेंगे, जिससे कि जो कर संग्रह जो है वो कर संग्रह में काफ़ी तेजी आए और नए टैक्सों का कोई इंट्रोडक्शन हो सके। लेकिन भट्टाचार्य साहब, चिदम्बरम पर जिस तरह के आरोप विपक्ष लगाता रहा है, खासतौर पर 2G मामले में, क्या सरकार के लिए उनका वित्त मंत्री के तौर पर बचाव करना आसान होगा? मुझे लगता है कि हाँ, ये एक तो राजनीतिक जोखिम तो है, पर उतना ज़्यादा ऑपोजिशन उतना ज़्यादा नहीं होगा लगता है मुझे, क्योंकि एक बार सरकार ने एक अपना निर्णय दे दिया, अर्थ मंत्री बन गए, 2-3 आवाज़ें उठेंगी शायद, पर सरकार को चिदम्बरम साहब को अर्थ मंत्री बनाने में भी काफ़ी एक कॉन्फिडेंस का एक परिचायक है। अगर ये माने कि रिफॉर्म्स को लेकर भी सरकार कटघरे में है, रिटेल और एविएशन में एफडीआई अटका हुआ है, इंश्योरेंस में एफडीआई बढ़ाने पर फैसला नहीं हुआ है, क्या लगता है आपको रिफॉर्म्स पर गाड़ी यहाँ पर कुछ आगे बढ़ेगी? देखिए, चिदम्बरम साहब अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो संभालेंगे जब, तब नेचुरली वहाँ पे जाकर वो डीजल के दामों के ऊपर काफ़ी दबाव देंगे, वो एफडीआई के ऊपर दबाव देंगे, क्योंकि एफडीआई आपका कैपिटल फ्लोज इंप्रूव करता है। अगर मान लीजिए आप एविएशन में आप एफडीआई कर देते हैं, तो अगले 3-4 महीने में आप तो कुछ पैसे तो देश में कैपिटल फ्लोज तो बढ़ेंगे ही ना। तो इसी हिसाब से मुझे लगता है कि अर्थमंत्री के तौर से उनका काफ़ी कुछ कहना होगा ये सारे तीनों डिसीजन के ऊपर। सो मुझे लगता है कि ऐसे डिसीजन के ऊपर जो एक फोर्स आएगा, एक दबाव आएगा, वो अर्थमंत्री से काफ़ी अच्छा दबाव आएगा, जो इस वक्त जरा ढीला हो गया था, क्योंकि प्रधानमंत्री अर्थमंत्री चला रहे थे, तो वो अपना ही बात वो कैसे अपने आप कहे उतना। अगर और कोई आकर अर्थमंत्री में आकर इसी बातों को फिर दोहराए और अपने कोई कैबिनेट मीटिंग में उसके बारे में कोई प्रेशर करे, तो उससे काम जरा सहूलियत तो होती है। गोदरेज साहब, ऐसे तो कई सारे रिफॉर्म्स अटके पड़े हैं, कई जगह पे काम होना है, लेकिन ऐसे 2 बड़े काम जिस पर आप चाहते हैं कि चिदम्बरम जी तुरंत एक्शन ले। पहला तो मैं समझता हूं कि जीएसटी जल्दी से जल्द लाने में बहुत फायदा रहेगा। जीडीपी ग्रोथ में लगभग 1.5 से 2% की बढ़ोतरी हो सकती है। जीएसटी सबसे मैं समझता हूँ इम्पोर्टेंट प्रोग्राम रहेगा। दूसरा, फिस्कल डेफिसिट कंटेन करना दूसरा इम्पोर्टेंट प्रोग्राम रहेगा। इसमें सब्सिडी कम करना चाहिए और डिसइन्वेस्टमेंट पे बहुत ध्यान देना चाहिए। ये 2 चीज़ से फिस्कल डेफिसिट कम हो सकती है। ये जो 2 चीज़ हो सके तो मैं समझता हूँ कि जीडीपी ग्रोथ अच्छी तरह रिस्टोर हो सकती है देश में। जी, गोदरेज साहब आपका और भट्टाचार्य साहब आपका भी बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और इस फैसले पर हमने बात की अपने एडिटर संजय पुगलिया साहब से, तो आइए सुनते हैं कि उनके हिसाब से डीजल पर तो शायद यहाँ कोई बड़ा फैसला लेना मुश्किल होगा, लेकिन रिटेल सहित कुछ सेक्टरों में एफडीआई पर फैसला हो सकता है, अब जबकि चिदम्बरम को एक बार फिर वित्त मंत्रालय दे दिया गया है। जी, ये जानकारी मैं आपको सरकारी सूत्रों के आधार पर दे सकता हूं कि सरकार ने एक विश लिस्ट तो बना रखी है, लेकिन जब हम सूत्रों से बहुत गहरी बातचीत करते हैं तो ये समझ में आता है कि डीजल सब्सिडी का मसला मालूम है कि करना चाहिए, लेकिन करेंगे तो मरेंगे, नहीं करेंगे तो मरेंगे वाली परिस्थिति है। इसलिए क्या फैसला किया जाए, कितना छोटा डोज दिया जाए, कितना बड़ा डोज दिया जाए, इस दुविधा में सरकार फंसी हुई है। तो इकोनॉमी के सारे स्टेक होल्डर का ये जो एक अनुमान बना हुआ है कि जब तक ये फॉरेन इनफ्लो नहीं बढ़ाएंगे, एफडीआई इन रिटेल नहीं करेंगे और डीजल पर सब्सिडी पर हाथ नहीं लगाएंगे, हमला नहीं करेंगे, तब तक कोई सेंटिमेंट सुधरे, इन्वेस्टर्स आश्वस्त हो जाएं, ऐसा बड़ा सिग्नल मुझे सरकार से आता हुआ नहीं दिख रहा है। महत्वपूर्ण सूत्रों से बातचीत के आधार पर यह हमारा इंप्रेशन है। संजय जी ने यह भी बताया कि गार और वोडाफोन जैसे कुछ विवादास्पद मामले पर भी सरकार फैसले ले सकती है।
बिल्कुल, जैसा मैंने कहा कि इनके पास एक लिस्ट बनी हुई है जिस पर इनको पता है कि बहुत डिस्कशन की जरूरत नहीं है। तो जो बड़े काम का हम इंतजार कर रहे हैं उस पर जब काम नहीं होगा तो भी ये बहुत कुछ करते हुए दिखेंगे और पार्लियामेंट सेशन शुरू होने के पहले कुछ चीजें हो सकती हैं, कुछ हो चुकी हैं। सरकार के ये महत्वपूर्ण सूत्र हमको ये बताते हैं कि देखिए, पार्थसारथी शोम की कमेटी का बनना गार पे एक बड़ा सिग्नल है, बड़ा फैसला है। इसी प्रकार वोडाफोन को नोटिस इशू नहीं किया जा रहा है, नोटिस होल्ड पे है, यह भी एक प्रकार का सिग्नल है जो एक बड़ा ट्रिकी इशू है। उस पर हमने अपनी नीयत साफ कर दी है कि हम इस मामले को कैसे अप्रोच करना चाहते हैं। टेलीकॉम ऑक्शन दूसरा बड़ा मिस, उस पर कहना है कि हम जल्दी ही ऑक्शन के शेड्यूल का इंतजार कर रहे हैं। वो आते ही उसके पहले जितने ज़रूरी फैसले हैं टेलीकॉम के जुड़े हुए वो सारे फैसले ले लिए जाएंगे और ऑक्शन जल्दी होगा। फिर सवाल है सप्लाई साइड की प्रॉब्लम, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम। मालूम है कि जब तक इन्फ्लेशन को कम करने के लिए ये सप्लाई साइड की प्रॉब्लम को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, पावर, कोल, गैस लिंकेजेस पर अटैक नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो उसमें ये सूत्र हमको ये संकेत दे रहे हैं कि ये वर्क इन प्रोग्रेस है और जल्दी ही कुछ ऐलान आ सकते हैं। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो हमको निकल करके आती हुई दिख रही है वो ये है कि KG-D6 गैस प्राइसिंग का क्या होगा। लगता है कि रिलायंस की कोशिश ये है कि 2014 के बाद का जो करार है उसके पहले दाम बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके बिना वायबल नहीं है, ये प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते। उसमें इस महत्वपूर्ण सूत्र के मुताबिक हम आपको ये बता सकते हैं कि संकेत ये दिए गए हैं कि शायद प्राइस पहले तय कर दे सरकार, लागू करने की तारीख बाद की हो सकती है। तो ये एक बड़ी चीज़ जिस पर लोगों की नज़र थी, बाजार की नज़र थी कि गैस प्राइसिंग पर कोई रिव्यू होगा या नहीं, और होगा तो कब होगा। तो ये संकेत आ रहे हैं सरकारी सूत्रों से कि शायद प्राइसिंग का फैसला किसी वक्त आ जाए 2014 के पहले। लागू कब होगा इस पर अभी एक तरह की चुप्पी है। और यहाँ वक्त हो चला एक ब्रेक का। आज दूसरे दिन भी ठप हो गया आधा देश। बिजली जाने से लोगों को कितनी परेशानी हुई बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।